हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उन्नति क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे साइंस की क्लास 10 की चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पार्ट 3 है। वीडियो के से पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं, जिसमें हमने प्रकाश और अपवर्तन तथा किरण आरेख के बारे में बात करी है। आज हम बात करेंगे अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं डेफिनेशन को, उसके बाद इसे ओरली देखेंगे, जिस तरीके से मतलब को आपको समझाना है। जब प्रकाश एक माध्यम में से एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस बात को बताने से पहले मैं आपको 9th का जो एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का, वो याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक तरह से गैस, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा द्रव, मतलब एक तरह से लिक्विड। तीसरा हो गया ठोस, ठीक है। तो जो गैस के कण होते हैं वो सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं, अगर देखा जाए तो, है ना। अगर एक बॉक्स लेंगे तो उसके अंदर गैस के इतने दूर दूर आएंगे। वहीं द्रव के लेंगे तो उसके एज कंपेयर टू गैस पास आएंगे, ठीक है। और वहीं जो ठोस है उसके बहुत पास पास होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया क्यों है, ये बात बताई है मैंने आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम समझने के लिए। विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें जिसमें कण दूसरे माध्यम के मुकाबले दूरी पर होते हैं। कण हैं वो दूरी पर होते हैं, किसके? दूसरे माध्यम के मुकाबले। और जिस दूसरे माध्यम के मुकाबले दूरी पर हैं, तो सिंपल सी बात है, दूसरे माध्यम के पास में होंगे। जिस माध्यम के पास पास में होते हैं उसे कहते हैं सघन माध्यम, ठीक है। उसे कहते हैं सघन माध्यम। मतलब इसके देखिए एक तरह से पास पास हो गए कण, ठीक है। इसको भी समझेंगे और अच्छी तरीके से। तो मैंने आपको क्या बताया, विरल माध्यम और सघन माध्यम बताया। विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं और सघन माध्यम में पास पास होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये अपवर्तन की डेफिनेशन को समझते हैं। जब किरण माध्यम से मतलब क्या है, मीडियम, मतलब जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। जब देखो एक तरह से ऊपर वाला माध्यम एयर हो गया, जब अब एयर में से वाटर में प्रकाश को तिरछा करके मारोगे, देखो तिरछा करके मारेंगे हम, तिरछा करके मारा। अब हमें मालूम है जिस जगह पे प्रकाश लगेगा उस जगह पे अभिलंब बना देते हैं, अभिलंब बना दिया, ठीक है। तो जब ये एक तरह से ये विरल माध्यम हो गया आपका, अगर देखोगे तो ये विरल हो गया और ये सघन हो गया, क्योंकि जो एयर होती है मतलब गैस होती है उसके पार्टिकल्स दूर, और वाटर के मतलब लिक्विड है, द्रव है, उसके पार्टिकल्स पास। तो होता क्या है, जब भी हमारी किरण विरल में से सघन माध्यम में जाती है, आपको क्या लगता है जैसा हमारा परावर्तन के अंदर होता था कि वो सीधी जाती थी, वो ऐसे जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं जाएगी वो बल्कि वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब के पास को आ जाएगी। देखो 90 डिग्री के अंदर है, इसे अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब के पास आ जाएगी, ठीक है, जब ये विरल से सघन में आएगी। बट वहीं अगर ये सघन से विरल में आती है, मतलब ऊपर माध्यम हो गया वाटर एक तरह से और नीचे हो गया एयर, ठीक है। आप कहोगे भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे यार सपोज करो ना कि तुमने ये एयर, वाटर और एयर एक तरह से ऐसे है, ये तुम्हारा जिसमें मछलियां होती है वो है, तुमने इसमें से मारे, इसमें आई, फिर इसमें से इसमें जाते हुए दिखा रहा हूं मैं आपको। ये वाला सीन तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो वाटर में से अगर एयर में जाती है, किरण आई, तिरछी होकर जा रही है किरण, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्या लगता है ऐसे जानी चाहिए थी, बट ऐसे तो जाएगी नहीं, तो वो दूर भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी कौन से माध्यम में से, सघन माध्यम में से विरल में जाती है, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से दूर भाग जाती है। 2 केसेस हो गए। पहला केस क्या हो गया, पहला हो गया जब वो विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
जब वो सघन में से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है, अपवर्तन के अंदर यही था। इसके बाद इसके दो नियम हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के हम बारे में पढ़ चुके हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या क्या होता है? पहला नियम वही होता है जो कि परावर्तन का था। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसमें दो माध्यमों के बीच में होता है। पहला नियम क्या होता है, जो आपतित किरण है, जो पहली किरण आती है वो आपतित किरण होती है, आपतित किरण है। ठीक है, और जो अपवर्तित किरण है, पहली किरण कौन सी हो गई? आपतित किरण। एक बार इन्हें समझ लीजिए कौन कौन सी आपतित किरण होती है। ठीक है, आपतित किरण हो गई, ये जानी ऐसी चाहिए थी एक तरह से। जो ये वाली हो गई वो हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये जो हमारा डैश डैश से बनाता हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल, ये होता है हमारा अभिलंब। ठीक है, और जिस पॉइंट पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं, इसे कहते हैं हम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, और जो एंगल आपतित किरण बना रही होती है अभिलंब के साथ, उसे हम आई से डिनोट करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? आई को लिखते हैं हम आपतन, आपतित, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, जो एंगल अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बना रही होती है, अपवर्तित किरण बना रही होती है किसके साथ? अभिलंब के साथ, उसे लिखते हैं आर से। आर को हम कैसे लिखते हैं? आर को लिखते, सॉरी, आई को आपतन कोण नहीं लिखते, आई को लिखते हैं आपतित कोण। ठीक है, और इसे लिखते हैं आपतन कोण। तो इसको, इससे आपको बेटर कंसेप्शन होगी कि क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो इसका पहला नियम होता है, वो कहता है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है तथा अभिलंब है, वो तीनों के तीनों एक ही तल के अंदर होते हैं, एक ही तल के अंदर होते हैं। ये चीज मैंने आपको अपवर्तन के अंदर, परावर्तन के अंदर बताई थी। परावर्तन दोबारा रिकैप कर लेते हैं तो इसको हमें समझने में आसानी होगी। वो क्या होता है? परावर्तन होता है, परावर्तन के अंदर हमारा एक ही माध्यम के अंदर होता है, तीनों के मतलब की सारी चीजें होती हैं जो वो एक ही माध्यम की होती है। ये परावर्तक तल हो गया, जिससे कि लाइट आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहली आई, ठीक है, 90 डिग्री का अभिलंब बनाया और ये गई। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है इसके अंदर, बट इस अपवर्तन नहीं होता है, परावर्तन वाला है। याद रखिए कौन सा वाला? परावर्तन वाला है। तो इसके अंदर कहने का मतलब क्या था कि जो तीनों के तीनों होंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा ये नीचे, ये एक तरह सपोज कीजिए, थोड़ा सपोज कीजिए, मेरा हाथ नहीं बन पा रहा है क्योंकि दो ही हाथ है मेरे पास। ठीक है, तो जो तीनों के तीनों होंगे, पहले वाली जो ब्लैक वाली है, मतलब ये वाली, ये हो गई हमारी आपतित किरण। ठीक है, ये वाली आपतित किरण। दूसरी जो ये मेरा बीच का पैन है, ये हो गया हमारा क्या? अभिलंब। और तीसरी क्या हो गई? तीसरी हो गई मेरी ये अपवर्तित किरण। ठीक है, यहाँ पे थी अपवर्तित, अपवर्तित नहीं, सॉरी, अपवर्तित नहीं, परावर्तित, परावर्तित किरण है इसके अंदर, परावर्तन के अंदर। वो तीनों की तीनों एक ही तल के अंदर होंगी, मतलब कि पहले आपतित किरण आई, अभिलंब बना हुआ उस जगह पे, तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगी। एक तरह से इस तरीके से देखेंगे आपको समझ आएगी, तीनों के तीनों इसी डायरेक्शन में होगी। जो हमारी अपवर्तित, परावर्तित किरण होगी, वो ना ही ऐसे जाएगी, ना ही ऐसे जाएगी, ना ही मतलब कि थोड़ी इस तरीके से जाएगी। वो सीधी जिस लाइन के अंदर आई है, एक तरह से जिस लाइन के अंदर आई है उसी लाइन के अंदर जाएगी। सेम वे, सारी चीजें सेम रहती हैं, बट डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर आप अपवर्तन में, कि उसके अंदर भी जो पानी के अंदर गई, तो पानी के अंदर वो ना ही ऐसे भागेगी, ना ही ऐसे भागेगी। वो जिस तरीके से आई है तो वो उसी तरीके, मतलब इस तरीके से जानी चाहिए थी एक तरह से, और ये 90 डिग्री का एंगल बनेंगे तो ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे देखिए। और दूसरा होता है हमारा स्नेल का लॉ। स्नेल का लॉ होता है जो, वो आपकी स्क्रीन पर आओगे, पर पॉज कीजिए, उसे पढ़िए। अब आप पढ़ के आ चुके होंगे तो देखिए कहने का मतलब क्या था। जो स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम दूसरा, जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम, उसका मतलब क्या होता है कि दो माध्यम दे रखे हैं हमें, कोई दो माध्यम दे रखे हैं निश्चित। ठीक है, दो माध्यम हम कौन से मानते हैं?
दो माध्यम हमने मान लिए, पहला माध्यम हो गया हमारा वायु, दूसरा माध्यम हो गया हमारा पानी। ठीक है, अगर पहले माध्यम का कौन सा आपतित कोण हमने क्या रखा, मतलब सपोज करते हैं कि ये हमारा जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, जो हमारा आपतित कोण है इस बार हमने आई क्या रख दिया, सपोज करते 30 रख दिया, तो जो हमारा क्या कहते हैं आपतन कोण बनेगा वो 15 पे बना, सपोज करते हैं। सेम वे इसी तरीके से अगर हम उसे क्या रख दें, हमने उसे रखा इस बार 50 रखा, सपोज करते हैं। ठीक है, 50 रखा तो वो 25 पे मुड़ेगा, एक तरह से 25 डिग्री एंगल पे आएगा दूसरा वाला। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जिस तरीके से मैथ्स के अंदर थीटा होता है, मैथ्स के अंदर थीटा होता है, जो अपने ज्या पढ़ा था इसके अंदर ज्या डेफिनेशन के अंदर, उसे हम साइन से लिखते हैं। और ठीक है, जो एंगल होते हैं उन्हें थीटा से लिख सकते हैं। जिस तरीके से थीटा एक इमेजिन वैल्यू होती है, अगर उसके हम 30 लिख देते हैं साइन 30, तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, 45 की वैल्यू कुछ और होती है, 90 की वैल्यू कुछ और होती है, साइन 90 की वैल्यू कुछ और होती है। कहने का मतलब यही है। तो उसी तरीके से मतलब एक परफेक्ट होती है ना, एक परफेक्ट रेशियो के अंदर होती है। तो एक तरह से जो हमारे साइन आई बटे साइन आर होगा वो हमेशा एक परफेक्ट अनुपात के अंदर आएगा। जिस तरीके से अगर हमने एक तरह से यहाँ पे देखें कि ये 30 आया और नीचे वाला क्या आया 15 आया, और ये वाले में देखिए 50 आया और 25 आया, तो इन्हें काटेंगे तो एक आया, इसे काटेंगे एक आया, तो अनुपात हमेशा सेम होगा। ठीक है, एक निश्चित माध्यमों के बीच में, और निश्चित माध्यमों के बीच में अनुपात सेम है, तो हम अनुपात को इसे क्या लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट आएगा हमेशा निश्चित माध्यमों के बीच में। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इस स्थिरांक को ही हम क्या कहते हैं, इस स्थिरांक को ही हम कहते हैं अपवर्तनांक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, किन्हीं दिए गए माध्यमों, ठीक है, कोई दिए गए माध्यम है, फॉर एग्जांपल एयर और वाटर, मतलब पहला माध्यम हो गया हमारा क्या वायु, और दूसरा माध्यम हो गया हमारा पानी। किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म मतलब साथ में के लिए दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई दिए गए माध्यम है, पहला माध्यम हो गया वायु, और अभी हम बनाए यहाँ पे जानी ऐसी थी जाएगी ऐसे। ठीक है, दिए गए माध्यमों के वायु, एक मिनट पहले हम तो वायु, ठीक है, दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि वायु का पानी के साथ अपवर्तनांक 1.33 होता है, मतलब पानी का कितना हो गया, एक तरह से 1.33 हो गया। सेम वे एक तरह से इस तरह इसको और अच्छे समझाऊं तो मैं एक इमेज बनाता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। मतलब पहला माध्यम हो गया हमारा ये वाला वाटर है, ठीक है, दूसरा वाला ये वाला एग्जांपल के लिए हो गया ग्लास, और तीसरा वाला हो गया मेरे लिए डायमंड। ठीक है, तो पहले जो इन सब में ना जो देखो दूसरे माध्यम है, दूसरा माध्यम वाटर है इसके अंदर दूसरा माध्यम क्या है, ग्लास कांच, मतलब इसके अंदर डायमंड, डायमंड मतलब एक तरह से हीरा। इन सब में पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम हमारा एयर ही है। अगर जब हम एक तरह से एयर हमारा विलंब माध्यम हो गया, दूसरा वाला सघन हो गया, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, बनाया, ठीक है, ये क्या जानी कैसी थी, ऐसा नहीं चाहिए थी, जाएगी ऐसे दिस वे। ठीक है, तो जो हमारा हमें मालूम है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि अपवर्तनांक क्या होता है, वो 1.33 होता है, और वहीं जो ग्लास का होता है वो होता है हमारा 1.5 के अराउंड। तो होगा क्या, इसमें ना जैसे इतनी दूर से आई है ये, मतलब अभिलंब से जितना एंगल बना रही है ना, ये उससे कम एंगल बनाएगी। इसमें देख लेते हैं बना के, मतलब ये इस वे में आएगी। देखा मतलब क्या हुआ, ये जितना एंगल ज्यादा बना रही थी उससे कम एंगल बनाएगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। वहीं डायमंड का पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कि होता है 2.42। ठीक है,
तो इसमें जब भी लाइट एंटर करती है तो वो बहुत पास से जाती है, ठीक है, वो बहुत पास होती है अभिलंब के, एज कम्पेयर टू वाटर एंड ग्लास। कहने का मतलब क्या है कि इन माध्यमों में ये वाटर, ग्लास और डायमंड के अंदर जो कणों की संख्या है वो पास है, और जिसके कण जितने ज्यादा पास होंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। मैंने आपको बोला अभी डायमंड है जो हमारा, वो सबसे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। तो आप बोलेंगे कि लोहा हो सकता है, बट लोहा नहीं हो सकता क्योंकि वो अपारदर्शी वस्तु है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते। ये पारदर्शी वस्तु की बात कर रहे हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी से मतलब होता है अपवर्तनांक। क्या मतलब क्या होता है, किन्हीं दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए दिशा परिवर्तन, कितनी दिशा परिवर्तित हो रही है अपवर्तित किरण की, के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में लिख किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे माध्यम कैसा होगा, अगर माध्यम विरल हो गया, माध्यम अगर विरल होगा, ठीक है, तो लाइट को ज्यादा नहीं मिलना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट जिसे कि हम v से भी दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, v से भी दर्शाते हैं, वो फास्ट होगी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर सपोज कीजिए ना कि अगर जैसे कि एक बाजार लगा हुआ है और उसके अंदर ज्यादा भीड़ नहीं है, तो आप आराम से किसी सेल में जाकर घुस के अपने मनपसंद का सामान ले लेंगे, ठीक है। वहीं अगर सघन माध्यम है, मतलब कि पार्टिकल ज्यादा है, मतलब कि बाजार है जैसे कि, और उसमें बहुत भीड़ लग रही है और सेल लग रही है बहुत ज्यादा सस्ती, ठीक है, तो आपको बहुत मुश्किल होगी वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होती है, स्लो हो जाती है। एक तरह से मतलब पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, मतलब प्रकाश की गति धीरे में हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा अपवर्तनांक है उसे हम लिखते कैसे हैं, अपवर्तनांक को हम लिखते हैं n से, हम ना उसे n से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, हम उसे डिनोट करते हैं n से। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कि मेरा हो गया, ये दे रखा है, ठीक है, ये ऊपर वाला वायु हो गया और ये नीचे वाला हो गया पानी, माध्यम, ठीक है। तो मेरे को पूछना है कि मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, पानी का क्या है, रिस्पेक्ट मतलब किसके साथ मिला, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, मतलब किसके सहायक में, वायु के साथ में। तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड कौन सा है, वाटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू जो स्पीड ऑफ, देख पहला वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, स्थिरांक होता है साइन आई बटे में साइन आर। एक तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट वाला, स्पीड ऑफ लाइट किसकी, फर्स्ट मीडियम की, और स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम की। ये आप कह रहे होंगे कि वाटर तो सेकंड मीडियम है, हाँ मालूम है मेरे को, ये ना उल्टा हो जाता है, मतलब स्पीड वाला चक्कर उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसकी वजह से हो जाता है कि अगर देखिए पार्टिकल्स की संख्या क्या हो गई, पार्टिकल्स की संख्या कम हो रही है तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट हो रही है। इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन प्रोपोर्शनल कहते हैं, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, ठीक है। वहीं सघन माध्यम में पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा हो जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाते हैं। इसी वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से ये स्पीड ऑफ लाइट भी उल्टी हो जाती है, और बाकी इसकी डेरिवेशन हम क्लास 11th या 12th में देखेंगे। तो दो फॉर्मूले हो गए, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद एयर क्या हो गया, साइन आई बटे में साइन आर। अगर आपको एंगल्स दे रखे हो, वैसे आपको देता नहीं है, आपको क्वेश्चन का हमेशा किस पे आता है, इस वाले फॉर्मूले पे आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 जो कि स्पीड को दर्शाते हैं। और कभी आपको मालूम होता है कि जैसे कि जो अगर पहला एक मत की जो माध्यम है वो एयर है, एयर निर्वात है सपोज करते हैं, तो निर्वात की स्पीड हमें मालूम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला मैंने इसे निर्वात लिख दिया, ठीक है। तो स्पीड, वो जो लाइट की स्पीड है वो फास्ट मूव करेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड बट इज इक्वल टू c अपॉन v। देखो v तो हमने मालूम पड़ गया, स्पीड हो गई, ठीक है। और जो c किसकी स्पीड हो गई, c हो गई हमारे, c से मतलब क्या है, c डिनोट करता है हमारा निर्वात की स्पीड को,
जो कि क्या होती है, निर्वात की स्पीड होती है 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और v क्या हो गई, स्पीड हो गई वाटर के अंदर कितनी है, ठीक है। तो इस ये अपवर्तनांक हो गया। इसके बाद हमारे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में लेंस के बारे में, ठीक है, और उसी में किरण आरेख देखेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट आएगा, फिफ्थ पार्ट के अंदर हम देखेंगे सिर्फ इस चैप्टर के से रिलेटेड, अपवर्तनांक से रिलेटेड और लेंस से रिलेटेड और दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, मतलब सवाल जो हमारी किताब में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द उन्नति क्लासेस और फिर के शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।